आज के बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार से करते हैं। छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस निरंतर चलते रहो। सुनने में ये किसी कैलेंडर पे लिखी लाइन लगती है ना, लेकिन आज हम कुछ ऐसी खबरों को जोड़ने वाले हैं जो साबित करती हैं कि ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम अलग अलग जगहों से आ रही इन खबरों को देखते हैं, कोई खेल की, कोई अर्थव्यवस्था की, कोई विज्ञान की, तो अकेले में ये सब सामान्य घटनाएं लग सकती हैं। हाँ, एक सामान्य न्यूज आइटम की तरह। जी, लेकिन जब आप इन्हें एक धागे में पिरोना शुरू करती हैं, तो भारत की तरक्की की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। और यही तस्वीर देखना आज का हमारा मिशन है। बिल्कुल। तो चलिए इन बिखरे हुए डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं खेल की दुनिया से, जहां हाल ही में काफी हलचल रही है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मोहम्मद असब और राजस्थान की अनुष्का सिंह भाटी ने डबल ट्रैप में गोल्ड जीता। अब शूटिंग में हम हमेशा से अच्छा करते आए हैं, तो इस बार की जीत में ऐसा क्या अलग है? क्या ये बस एक और मेडल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेडल जीतना हमेशा बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ जो पैटर्न दिख रहा है वो ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा। इस जीत को अकेले मत देखिए। अच्छा। इसे उस खबर के साथ जोड़िए जिसमें जम्मू और कश्मीर की अंडर 16 क्रिकेट टीम ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ऐतिहासिक है। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा था। सब हैरान थे। जम्मू कश्मीर और क्रिकेट का खिताब, मतलब ये कॉम्बिनेशन ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। बिल्कुल, और यही तो बदलाव है। ये सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं है, ये एक इकोसिस्टम शिफ्ट का संकेत है। पहले क्या होता था? उन्हें बड़े शहरों में जाना पड़ता था। जी, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों के खिलाड़ियों को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जाना पड़ता था। अब बेहतर कोचिंग, अच्छी फैसिलिटीज और स्थानीय लीग की वजह से जम्मू कश्मीर जैसी टीम न सिर्फ मुकाबला कर रही है बल्कि जीत भी रही है। मतलब टैलेंट को अब मौके के लिए पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सही पकड़ा, टैलेंट को उसके घर के पास ही तराशा जा रहा है। और ये सिर्फ टीम गेम्स में नहीं हो रहा होगा। मैंने स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह के बारे में भी पढ़ा था। वो ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 19 फाइनल तक पहुंची। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। अनाहत सिंह जैसी खिलाड़ी का इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना दिखाता है कि व्यक्तिगत खेलों में भी हम एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी पीढ़ी जो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों को टक्कर दे सकती है। और इन सब सफलताओं की जड़ कहाँ है? जमीनी स्तर पर। बिल्कुल, पंजाब के लुधियाना में चल रहे 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में। जब आप स्कूल लेवल पर बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं तो आप दरअसल भविष्य के चैंपियंस की नींव रख रहे होते हैं। समझ गया। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें, शूटिंग में सीनियर लेवल पर जीत, क्रिकेट में एक गैर पारंपरिक राज्य का जूनियर लेवल पर चैंपियन बनना, स्क्वैश में एक युवा खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय फाइनल खेलना, और स्कूल लेवल पर एक बड़े टूर्नामेंट का होना, तो ये तस्वीर साफ हो जाती है कि भारतीय खेल जगत में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, साइलेंट रेवोल्यूशन। ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है और ना ही सिर्फ बड़े शहरों तक। ये एक चौतरफा विकास है जो जमीनी स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक दिखाई दे रहा है। खेल में तो कमाल हो ही रहा है, लेकिन क्या यही जोश और ग्रोथ हमें इकोनॉमी में भी दिख रही है? क्योंकि कुछ आंकड़े तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। जीडीपी वाले आंकड़े। जी, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहेगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका जवाब हमें नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट से मिलता है, और ये जवाब काफी चौंकाने वाला है। अच्छा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सेक्टर सबसे शानदार परफॉर्म कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, मतलब जो सामान हम बनाकर दूसरे देशों को बेच रहे हैं, उसमें 47% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। एक मिनट, 47%? 47%? ये तो मजाक नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हम ऐसा क्या बना रहे हैं जो दुनिया इतनी तेजी से खरीद रही है? मोबाइल फोन, खासकर स्मार्टफोन्स। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी योजनाओं का ये सीधा असर है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले सिर्फ चीन पर निर्भर थीं, अब अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, और भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। वाह।
तो जो फोन आज हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही मेड इन इंडिया फोन अब दुनिया भर में बिक रहे हैं। ये भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में भूमिका बदलने का एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या बात है। मतलब एक तरफ हम आईफोन और दूसरे हाई टेक गैजेट्स बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने पढ़ा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर खोला गया है। हाँ, ये तो एकदम विपरीत तस्वीरें हैं। विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। यही तो भारत की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक तरफ 47% की हाईटेक ग्रोथ है तो दूसरी तरफ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे विश्वकर्माओं को भी देश के सबसे बड़े बाजार मिले। सोचिए, एक कुम्हार या एक बुनकर जो शायद अपने गांव से बाहर कभी नहीं गया, उसका बनाया सामान आज देश की राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पे बिक रहा है। ये समावेशी विकास, जिसे इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, उसका एक बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल, ये तो कमाल का संगम है। और इसी संगम में एक और भविष्य की तस्वीर जुड़ रही है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। जी, हरियाणा में। इसका ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर शुरू हो रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है? लेकिन ये भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हाइड्रोजन ट्रेनें शून्य उत्सर्जन मतलब जीरो एमिशन करती हैं। प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ पानी की भाप छोड़ती हैं। हाँ, ये टेक्नोलॉजी महंगी है और इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये भारतीय रेलवे का चेहरा बदल सकता है। मतलब हम आज की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ कल की दुनिया के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ पीएम विश्वकर्मा स्टोर से हम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोजन ट्रेन से भविष्य की उड़ान भर रहे हैं। भविष्य की बात हो रही है तो विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हुआ है जो हमें अतीत में ले जाता है। मिजोरम के जंगलों में वैज्ञानिकों को एक बिल्कुल नई प्रजाति मिली है। हाँ, कैलामारिया मिजोरमनीसिस। जी, ये एक रीढ़ सांप है जिसके बारे में दुनिया को आज तक पता ही नहीं था। ये खबर मुझे हमेशा बहुत उत्साहित करती है। सोचिए, 21वीं सदी में जब हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तब भी हमारी धरती पर, हमारे ही देश में ऐसे जीव मौजूद हैं जिनसे हमारी मुलाकात अभी बाकी है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट की जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी की अमीरी को दिखाता है। बिल्कुल। और शायद ये एक चेतावनी भी है कि हमें इन जंगलों को बचाने की कितनी जरूरत है। न जाने और कितने रहस्य इनमें छिपे होंगे। सही कहा। और इसीलिए महाराष्ट्र का ज्ञान गंगा वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो हाल ही में चर्चा में थे। ये अभयारण्य सिर्फ बाघों या हाथियों के घर नहीं है। ये ऐसी अनगिनत प्रजातियों की आखिरी पनाहगाह हैं। उस सांप की खोज हमें याद दिलाती है कि संरक्षण सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक खोज का भी मिशन है। विज्ञान का एक पहलू है खोज और दूसरा है आविष्कार। डीआरडीओ मतलब हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सैनिकों के लिए कुछ कमाल का बनाया है। स्वदेश डिवाइस? हाँ, एक पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम है स्वदेश। ये समुद्री पानी को पीने लायक बना सकता है। ये तो किसी भी सैनिक के लिए गेम चेंजर हो सकता है ना। गेम चेंजर से भी बढ़कर ये एक लाइफ सेवर है। आप कल्पना कीजिए उन स्थितियों की जहां हमारी नौसेना या तटरक्षक बल के जवान समुद्र के बीच में हैं या किसी दूर दराज के द्वीप पर तैनात है जहां पीने के साफ पानी की सप्लाई एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल होगा। जी, ये डिवाइस उन्हें आत्मनिर्भर बना देता है। उन्हें पानी के लिए किसी सप्लाई शिप का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये न सिर्फ उनकी जान बचाता है बल्कि मिशन की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देता है। ये टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल है जिसका असर सीधे जमीन पर दिखता है। तो एक तरफ हम प्रकृति के अनजाने रहस्यों को खोज रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी रक्षा के लिए नई तकनीक बना रहे हैं। ये सब तरक्की तभी मुमकिन है जब देश को चलाने वाला सिस्टम यानी गवर्नेंस का ढांचा मजबूत हो। हाँ, इस दिशा में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। जैसे कि सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जी, ये एक रूटीन प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन न्यायपालिका की स्थिरता और निरंतरता किसी भी लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन की तरह है। और सिर्फ पारंपरिक संस्थाएं नहीं, नई चुनौतियों के लिए नई संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक हुई। हाँ, जिसकी अध्यक्षता राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने की। ये बोर्ड क्या काम करेगा? ये आज के डिजिटल युग के लिए बहुत जरूरी है। हम सब यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस्ड है।
इस पूरी व्यवस्था को कौन देखेगा? कोई विवाद हो तो उसे कौन सुलझाएगा? अच्छा, मतलब एक रेगुलेटर की तरह। बिल्कुल। नए नियम कौन बनाएगा? ये सब काम पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड करेगा। तो अगर आप इन दोनों खबरों को जोड़ें, एक तरफ हाईकोर्ट में नियुक्ति और दूसरी तरफ पेमेंट्स बोर्ड की बैठक, तो आपको दिखेगा कि हम पारंपरिक स्तंभों को भी मजबूत कर रहे हैं और डिजिटल भविष्य के लिए नए ढांचे भी तैयार कर रहे हैं। वी भाभा कैंसर अस्पताल में बिम्स्टेक देशों के लिए एक विशेष कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। जी, उसका दूसरा फेज बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 हमारे पड़ोसी देश। हाँ। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक बहुत ही ठोस उदाहरण है। हम सिर्फ व्यापार या राजनीति में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी अपने पड़ोसियों की मदद कर रहे हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते होंगे। बहुत ज्यादा। जब बांग्लादेश या थाईलैंड का कोई डॉक्टर भारत आकर कैंसर के इलाज की नई तकनीक सीखता है और वापस जाकर अपने देश के मरीजों की जान बचाता है, तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं रह जाता। ये 2 देशों के बीच भरोसे और दोस्ती का रिश्ता बनाता है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन प्रदर्शन है। और इस पूरी गंभीर चर्चा के अंत में एक खबर जो भारत की रंग बिरंगी संस्कृति का जश्न मनाती है। 39वें सूरजकुंड मेले के लिए उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम स्टेट बनाया गया है। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? हाँ, बिल्कुल। मैं तो सोचकर ही उत्साहित हो जाती हूँ। सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश का लखनवी चिकनकारी, बनारसी साड़ियाँ और टुंडे कबाब की खुशबू होगी। वाह। और दूसरी तरफ मेघालय के बांस से बने अनोखे क्राफ्ट्स, वहाँ के संगीत और संस्कृति की झलक होगी। ये दिखाता है कि भारत अपनी विविधताओं को कैसे एक साथ संजो कर रखता है और उसका जश्न मनाता है। तो आज हमने इन सभी अलग अलग बिंदुओं को जोड़ा। खेल में जमीनी स्तर की क्रांति से लेकर 47% की इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोथ तक, मिजोरम के नए सांप से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन तक, और पड़ोसी देशों की मदद से लेकर सूरजकुंड मेले तक। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जिससे हमने शुरुआत की थी। ये सब वही छोटे छोटे कदम हैं। जम्मू कश्मीर की अंडर 16 टीम की जीत एक छोटा कदम है। स्वदेश डिवाइस का बनना एक छोटा कदम है। पीएम विश्वकर्मा स्टोर का खुलना एक छोटा कदम है। लेकिन जब ये लाखों करोड़ों कदम देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में एक साथ और लगातार आगे बढ़ते हैं, तो ये मिलकर भारत की प्रगति की वो कहानी लिखते हैं जिसकी एक झलक आज हमने देखने की कोशिश की है। ये एक बेहतरीन निष्कर्ष है। आज की बातचीत वाकई में आंखें खोलने वाली थी। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हमने 2 बहुत ही दिलचस्प और भविष्य की ओर इशारा करने वाले नवाचारों पर बात की। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% का भारी उछाल। दोनों ही भारत को बदल देने की क्षमता रखते हैं। हाँ, दोनों ही बहुत बड़े हैं। तो सोचने वाला सवाल ये है कि अगर अंदाजा लगाना हो तो अगले दशक में भारत की आर्थिक पहचान को कौन सा क्षेत्र ज्यादा गहराई से प्रभावित करेगा? हमारा टिकाऊ परिवहन यानी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मिशन, या हमारा डिजिटल विनिर्माण यानी डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनना? और क्यों